सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, तकरीबन 13 से 14 माह इस हुकूमत को आए हुए इक़्तिदार में हो चुके हैं और कई मरतबा हम वज़ीर आज़म इमरान खान के मुँह से NRO का लफ्ज़ सुन चुके हैं और वो कई बार कह चुके हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, मैं NRO नहीं दूंगा। इन लोगों को सिर्फ ये 3 लफ्ज़ मेरे मुँह से सुनने हैं, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं। और आज एक बार फिर वज़ीर आज़म ने NRO का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ NRO किसी को नहीं मिलेगा। ये आज़ादी मार्च का आखिर मकसद क्या है? ये लोग चाहते यही हैं कि मैं इनको NRO दे दूँ। अगर मैं इनको NRO दे दूँ तो ये लोग कोई एहतजाज नहीं करेंगे। दोबारा से जिक्र कर क्यों हुआ है और क्या वजह है इसके पीछे, और बात जब होता है तो फिर बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले आप वो देखिए फिर डिस्कशन करेंगे। जी हाँ, वज़ीर आज़म ने कहा कि ये हमेशा से NRO की बात की जाती है, NRO तो किसी को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले भी 2 NROs की वजह से मुल्क तबाह और बर्बाद हुआ। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने ये भी कहा कि ये सब लोग जो हैं वो हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और पहले ही दिन ये कह दिया कि हुकूमत नाकाम हो गई, बल्कि हमारे दौर में तो अब मईशत मुस्तहकम होना शुरू हुई है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सब ने मिलकर इस मुल्क को लूटा है और अब यही वो लोग हैं जो मिलकर यह एहतजाज कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन याद रखें कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। दूसरी जानिब जो हमने रद्दअमल अभी रिपोर्ट में देखा, वो नून लीग का रद्दअमल भी सामने आया, पीपल्स पार्टी का रद्दअमल भी सामने आया और मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि NRO तो खुद चाहते हैं वज़ीर आज़म, जो मुल्क का हाल किया है, जो महंगाई का हाल किया है, अब वो आवाम से NRO मांग रहे हैं। ये बार बार NRO की बाज़ गश्त आखिर क्यों सुनाई देती है? और यही सवाल हम आज के शो में भी उठाएंगे कि NRO आखिर क्या वज़ीर आज़म दे सकते हैं? क्या वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि वो NRO दे सकें? और अगर ये नहीं है तो फिर NRO की बात बार बार हुकूमत क्यों करती है? किसको NRO चाहिए? कौन बातें कर रहा है डील की, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है? और एहतजाज के हवाले से भी जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो यही है कि एहतजाज सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनको अपने आप को बचाना है, इनको आवाम की फ़िक्र नहीं है। जबकि जब मरियम औरंगज़ेब ने इस बयान की शदीद मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि इमरान साहब आप एक खौफज़दा और बुज़दिल लीडर हैं और जो आपने तकरीर की है वो एक खौफज़दा शख्स की तकरीर है, क्योंकि आप खौफज़दा हो गए हैं आवाम से। वो आवाम जिन्होंने आपको वोट दिया था और आपको वोट दे के इक़्तिदार में लेकर आई थी, अब उसके सामने आप नाकाम हो चुके हैं क्योंकि हम महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हुए। और आपने ये कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बना के देंगे। ये तमाम तर दावे आप पूरे ना कर सके और जब ये आप वादे पूरे ना कर सके तो उसके बाद आप इस तरह की तकरीरें कर रहे हैं। अगर अपोजिशन ये बात कहती भी है तो आखिर वो इस बात को किस तरीके से इंडोर्स करेगी? क्योंकि अगर मईशत का हाल अच्छा नहीं तो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया है और कुछ भी जादू तो नहीं होता कि एकदम से कुछ जादू हो जाएगा। तो हम इस तमाम सूरत हाल पर आज बात करेंगे। राना अशरफ साहब हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं उज़मा कारदार साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उज़मा साहिबा, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी, क्या वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार होता है कि वो NRO दे सकें? और अगर ये इख्तियार नहीं होता तो फिर बार बार NRO की बातें क्यों की जाती हैं? बहुत शुक्रिया सुमैया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, हमारे मुल्क में एक बड़ी खौफनाक तारीख़ है NROs की। 2 बहुत बड़े बड़े NROs दिए गए जिसकी वजह से आपने देखा कि किस तरीके से जो मुल्क को लूटने वाले लोग हैं और जिन लोगों ने मनी लॉन्डर करके अरबा रुपए बाहर ले गए, किस तरह से वो अपने आप को माफ़ी तलाफियाँ करके और अपने मुकदमात जो हैं वो कोल्ड स्टोरेज में डाल के बाहर निकल गए। तो अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो कौम से एक वादा करके आए हैं। वो ये वादा करके आए थे कि जो आपका जो टैक्स पेयर का पैसा जो बाहर गया है और जो भी उसको लेके गया है वो उससे निकलवाया जाएगा। तो अगर जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जो मनी ट्रेल नहीं दे सके और जो पब्लिक हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में रहे और जो मुजरिम डिक्लेयर हो गए हैं, उनको अगर आप समझती हैं कि प्राइम मिनिस्टर किसी तरीके से NRO देंगे, जो कि गुज़श्ता आपको पता है अदवार में होता रहा,
तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। अब उस्मा साहब मैं ये समझती नहीं आप हूं। बताएं कि जी मैं ये समझती नहीं हूँ उस्मा साहब, मेरा सवाल आप पहले समझ लें। मेरा सवाल ये है कि एनआरओ की बात बार बार की जाती है, तो क्या वजीर आजम किसी को एनआरओ दे सकते हैं? क्या वजीर आजम के पास ये इख्तियार होता है मुल्क के किसी भी वजीर आजम के पास? ये है सवाल। जी बिल देखें हो अब आपके कोर्ट्स क्या कह रहे हैं? हमें गारंटी दें कि जी नवाज शरीफ की जिंदगी के, आप बताएं। तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं गारंटी तो मैं अपनी जिंदगी की भी नहीं दे सकता हूं। तो एनआरओ का मतलब ये होता है कि आप अपनी डिस्क्रेशनरी पावर इस्तेमाल करें, जिस तरह शेख रशीद कह रहे हैं और जिस तरह चौधरी शुजात कह रहे हैं कि आपकी जो खास मखसूस आपके पास पावर्स होती हैं उससे आप वो सदर के थ्रू हो या जिसके मर्जी थ्रू हो इनको माफी तलाफी करवा के इनको बाहर भिजवा दें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़ ये है कि ना पहले हमने कोई इंटरवेंशन की ना अब हम करेंगे। हमने पहले भी कोर्ट्स को इज्जत दी, उनके वज़रा ये मशवरे दे रहे हैं वज़ीर आज़म को। अब भी जो कोर्ट्स डिसाइड करेंगे हम उसके पीछे जाएंगे। तो एनआरओ उस तरह से कोई नहीं मिलने वाली कि आप कोर्ट्स को भी सुपरसीड कर दें और बाकी हर चीज को भी जो है वो अपनी सवाबदीद से साइड पे रख के तो आप अगले बंदे को बाहर भिजवा दें। ठीक है, पॉइंट है कि राना साहब कौन मांग रहे हैं एनआरओ? किसको चाहिए एनआरओ वजीर आजम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी समिया, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं आपके इंट्रो में जो आप फरमा रही हैं मैं तो उसी का जवाब का तलबगार हूँ कि काश हुकूमत के अवानों से वो जवाब आ जाए। आज हमारा ज़िला ननकाना में तशरीफ़ फरमा थे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब, और वो गुरु नानक यूनिवर्सिटी जिसका 2017-18 के फेडरल गवर्नमेंट के बजट में उसकी 2 अरब की एलोकेशन थी और ज़मीन का इशू था, क्योंकि ज़मीन जो है वो टोटली गुरु नानक की है। अच्छा। वहाँ पर ज़मीन नहीं थी और ज़मीन का इशू जो था वो महकमा एक्वायर कर रहा था। शाहद खाकान अब्बासी साहब ने उसकी डेट दे दी थी, लेकिन वुकला ने कहा कि पहले हमारी कॉलोनी बने, ठीक बननी चाहिए थी, लेकिन आखिर पर 3 माह गवर्नमेंट से पहले हमारे तमाम फंड जो थे वो मुंजमद हो गए थे। वो तो हुई यूनिवर्सिटी की बात, अच्छी बात है, वेलकम। अब खान साहब जो है बुकलाहट में बार बार एनआरओ की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि आइन के मुताबिक अदालतों के जो इख्तियारात हैं वो एग्जेक्टिव के पास इख्तियार नहीं हैं, और एग्जेक्टिव के पास अगर इख्तियार हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, तो वो हमें बताएं कि इनको एनआरओ के लिए किसने रिक्वेस्ट सबमिट करवाई, किस आदमी ने करवाई, किस दफ्तर में करवाई, कब करवाई, क्या टाइम था, क्या डेट थी और क्या रिक्वेस्ट थी। अगर इनके पास रिकॉर्ड है तो ये बिल्कुल ये अपने पांव पर खड़े होकर कौम के सामने उसको एक्सपोज कर दें। हम हर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। हमें अदालतों पर यकीन है, जो अदालतों के फैसले आते हैं, जब हमारे खिलाफ सजा होती है तो हम खुद मियां नवाज साहब आकर पेशी देते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। और अब भी अगर वो बीमार हैं मिलान भी तो करते हैं ना अदालतों को, जजेस को। आया हूं, आप लोग कुछ फैसलों को तो मान लेते हैं, कुछ फैसलों को तो आप लोग मानते ही नहीं है, फिर मिलान भी तो करते हैं। ऐसे नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसे नहीं है। गुजारिश ये है, आपका आइन जब एक फैसला आता है तो एपलेट कोर्ट में अपील का हक देता है। जब एपलेट कोर्ट में वुकला डिस्कस करते हैं तो फिर बात होती है। हम तो सोच भी नहीं सकते, जो फैसले पहले आए, जो फैसले अब आए, पहले भी तिबी बुनियाद पर हमारी बेल रिजेक्ट हुई है, ठीक है, हमने उस फैसले को भी तस्लीम किया। अब गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की मियां साहब की बीमारी की, और कल एक और फैसला होना भी बाकी है, बिल्कुल सजा मौतली के हवाले से, तो और क्लियर हो जाएगा ना फिर आप लोगों के रिमार्क्स भी और आप लोगों का जो मौक़िफ़ होगा वो भी समझ में आ जाएगा नाजरीन को। पॉइंट है कि राना साहब, जाहिर सी बात है, हम नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से बात करें तो उनकी सेहत के हवाले से ही बात कर लेते हैं। मियाँ साहब की जो सेहत के मामलात हैं नाजरीन, अभी भी उनको सर्विसेज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है, वहाँ पर उनको इलाज उनका अभी भी किया जा रहा है। सेहत के जो खतरात लाक हैं वो कम ना हुए हैं, क्या अभी सूरत हाल है और प्लेटलेट्स कहाँ तक पहुँचे हैं मियाँ साहब के? जाबिर वक्कास हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करेंगे, उनसे जान लेते हैं। जाबिर, लम्हा व लम्हा मॉनिटरिंग साबिक़ वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से की जा रही है, डॉक्टर्स का जो बोर्ड है उसका क्या कहना है, कब तक डिस्चार्ज किया जा सकता है और प्लेटलेट्स की तादाद क्या है?
जिसमें अगर मेडिकली बात की जाए तो डिस्चार्ज की बात करना तो अभी तो बहुत देर की बात है। अच्छा। अभी तो इनके प्लेटलेट जो है वो ही जो कल जो है वो जो नीचे चले गए थे 25,000 पे चले गए थे, 40,000 क्रॉस कर चुके थे, जो कि वो 25,000 पे चले गए थे, और आज जो है वो 28,000 पे पहुंचे। सिर्फ 3,000 प्लेटलेट का इजाफा हो चुका है, ठीक है। और जो उनकी कंडीशन है जिसमें उनको दिल का अर्जा है, इसके अलावा जो उनका शुगर लेवल और दूसरा इशू है, उसकी उस बिना पर उनके प्लेटलेट जो है वो कम से कम 50,000 से इंक्रीज करने चाहिए थे, क्योंकि अभी तक इंक्रीज नहीं हो पाए। और जो एक थेरेपी जो शुरू करवाई थी शम्सी साहब ने, जो कि कराची से स्पेशलिस्ट यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक थेरेपी शुरू करवाई थी इंजेक्शन लगवाने की, तो वो 80 इंजेक्शन जो है वो आज मुकम्मल हो चुके हैं। 5 दिन की थेरेपी थी, ये थेरेपी जो है वो मुकम्मल हो गई है। लेकिन अब इसमें बतरतीब जो है वो बेहतरी आएगी, लेकिन एकदम का जो बेहतरी का अगर आंसर हम देखें तो इसमें नहीं आएगा। और ये वो बीमारी है जिसके बारे में मेडिकली तौर पर ये कहा जाता है कि कम से कम 6 महीने और 1 साल का जो अरसा होता है वो दरकार होता है इसमें पूरी तरह से सेहतमंद होने के लिए और प्लेटलेट को अच्छे 1 लाख से ऊपर जाने के लिए। बहरहाल जो मेडिकल बोर्ड है उसकी तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम मियां नवाज साहब की जो तबीयत है वो इस काबिल हो जाए कि वो लेकिन जावेद डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर हम प्लेटलेट्स का इलाज करना शुरू करते हैं तो फिर उसका असर जो है वो हार्ट पर और लंग्स पे पड़ता है, तो उस हवाले से मेडिकल बोर्ड ने क्या कहा है? इस हवाले से उन्होंने जो उनकी मेडिसिन जो कि दिल के अर्जे के लिए दी जा रही थी उनको रोक दिया है, ताकि वो प्लेटलेट के ऊपर असर डाल रही थी, वो उस जो उनकी दवाई है उसको रोक दिया गया है। जबकि स्टेरॉइड देने के हवाले से खबरें गर्दिश में थी, जिसके बारे में मेडिकल बोर्ड के जो रुकन है उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने स्टेरॉइड्स अभी नहीं दिए, हमने सिर्फ वही इंजेक्शन जो है वो लगाए हैं जिसके बारे में शम्सी साहब ने कहा था। और अब आज वो 5 दिन की थेरेपी भी मुकम्मल हो गई है। अब कल के जो टेस्ट है वो मजीद जो सूरत हाल है उसको वाज़ेह करेंगे। इस हवाले से डॉक्टर्स यही चाहते हैं कि कम से कम मियां साहब इतनी हालत अपनी जो है वो गेन कर लें, इतने वो सेहत गेन कर लें कि वो बिरोने मुल्क का सफर कर सके। और उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो लंदन भी भेजी गई थी, वहां से भी यही डॉक्टर्स ने कहा गया कि इनको अगर लंदन लेकर आ जाएं तो शायद ये ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन अभी उनकी जो हालत है जो उनका खुद उन्होंने एक फैसला करना है कि क्या वो वाकई इलाज करवाने के लिए लंदन जाना चाहते हैं या नहीं। बहरहाल इसमें जो ये अंतर शामिल है कि पीर और मंगल की रात को उनको जो है वो यहाँ से सर्विसेज अस्पताल से शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल जो है मुंतकिल किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि कल तक शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जावेद, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। उसमें साहिबा बहुत अच्छा इलाज भी हो रहा है, मियाँ साहब को अल्लाह ताला सेहत दे। पंजाब हुकूमत बहुत अच्छी तरह तवज्जो भी दे रही है, बार बार डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी आती हैं, आके अपडेट करती हैं। वज़ीर आज़म ने भी खास तौर पर हिदायत की है वज़ीर आला पंजाब को। बावजूद इसके फिर भी आप लोगों पर तनकीद क्यों की जा रही है कि आप लोग सेहत को लेकर मजाक बना रहे हैं और सियासत कर रहे हैं? देखिए, सेहत पे सियासत करना हमारा वतीरा नहीं है, क्योंकि हमारे तो अपने जो लीडर हैं वो मौत के मुंह से वापस आए थे, तो हम किसी की सेहत पे बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करते हैं। ये राना साहब ने एक सवाल आपसे पूछा था कि इनसे पूछें कि किससे एनआरओ मांगा है नवाज शरीफ ने, तो इनको मैं जवाब देती चलूँ। देखिए, एनआरओ जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में खड़े होकर सबके सामने नहीं मांगा जाता, वो बैकडोर चैनल से मांगा जाता है। और ये इन्होंने जब ये सऊदी अरेबिया चले गए थे तो इन्होंने 10 साल कौम से झूठ बोला कि हम कोई एनआरओ लेके नहीं गए, लेकिन वहाँ पे जब एक सऊदी प्रिंस का लेटर आया जो पब्लिक हुआ जिसमें लिखा गया कि हाँ हम ही ने डील कराई थी इनकी कि ये 10 साल साहबा ये तो माजी की बात हो गई ना, तब्दीली हुकूमत है। अगर कोई ऐसी बात है और ऐसा कोई एनआरओ मांगा गया है, बार बार आप लोग भी कहते हैं, शेख रशीद अहमद साहब भी कहते हैं, तो आप लोग बता देना कब कहाँ किसने मांगा, बाकायदा सबूत दे दें। कह रहे हैं ना राना साहब हम तो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, अवाम के सामने ले आए, क्या मसला है? हमें क्या ज़रूरत है बताने की, ये खुद बताएंगे आपको। प्राइम मिनिस्टर ने तो पक्की बात कर ली है कि हम तो सिर्फ जो कोर्ट फैसला करेंगे हम उसको मनोवान फॉलो करेंगे। जो अगर हमें कोर्ट्स इंस्ट्रक्शन देंगे कि जी इनकी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में होनी है तो वो ट्रीटमेंट पाकिस्तान में होगी। अगर वो कहेंगे जी कोर्ट्स के जी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, इनको बाहर भेज दें, तो फिर इनको बाहर भेज दिया जाएगा। तो हमने तो सिर्फ इदारों को की इज्जत हम करते हैं, हम इदारों की डिसीजंस को फॉलो करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की देखिए, इन्होंने ये बार बार बात करते हैं कुलसूम नवाज की। कुलसूम नवाज की सेहत को इन्होंने खुद उसके साथ खिलवाड़
वार्ड की। भाई वो उनको ये बीमारी थी, उनको कैंसर इतने साल से था, तो आपको क्या जरूरत थी उनको पब्लिक डोमेन में लाके NA-120 की उनको इलेक्शन लड़वाते और खुद उनको बाहर बिठा देते? जरूरत क्या थी? जब आप एक पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं तो जितने मुंह उतनी बातें, आप पब्लिक का मुंह तो नहीं बंद कर सकते हैं ना। राणा साहब ये बीमारियों पे बिल्कुल सही पॉइंट है कि उसमें साहब पॉइंट है। राणा साहब ये बीमारी पे सियासत कौन करता है और किसकी जानिब से ज़्यादा सियासत की जाती है बीमारी को लेके? समिया, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जब ये 3-4 माह पहले इशू रेज हुआ था और मियाँ साहब का हार्ट का इशू है, पंजाब के जो ऑनरेबल डॉक्टर्स हैं, जो उनका बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया था पंजाब गवर्नमेंट ने, उनकी जो रिकमेंडेशन थी कि उसमें मियाँ साहब की किडनी का इशू था, हार्ट का इशू था, लेकिन क्योंकि 7 स्टेंट पड़े हुए हैं और उनकी जो टांग है उसकी जो वेन्स हैं वो 7 अटैच है, वो मुंजमद हो चुकी हैं। इशू ये है कि ये तो हमारे कायद ने खुद हमें रोका था कि मेरी बीमारी का नाम नहीं लेना। अब गुजारे ये है कि जब वो सजा काट रहे थे तो सजा के दौरान उनको किसी का दिल नहीं भरा था, तो उनको नैब के अकूबत खाने में लाकर रिमांड पर बंद कर दिया गया और वहां पर जो पहले डॉक्टर्स के बोर्ड की रिकमेंडेशन थी कि हमारे जाती मालिज को डेली बेसिस पर मिलने दिया जाए, वो नहीं मिलने दिया जा रहा था। ऑन रिकॉर्ड है जो नैब ने खुद फरमान जारी किया कि 11 अक्टूबर को डॉक्टर दनान से मिलने दिया गया, उसके बाद 19 अक्टूबर को और फिर 21 को, जब बार बार रिक्वेस्ट होम डिपार्टमेंट को कहा गया कि नहीं मिलने दिया जा रहा, और 21 अक्टूबर को उनके 15,000 प्लेटलेट अकाउंट थे। लेकिन ये भी तो खबर है ना कि इलाज करवाने से मियां साहब ने खुद मना किया था। खतरनाक जब मियां शहबाज शरीफ ने कहा और कन्विंस किया तो उन्होंने फिर इलाज करवाने की हामी भरी। ये भी तो खबर है ना। जी मैं अर्ज करता हूँ नहीं, वो बात की है, वो इशू और है। गुजारे ये है, जब डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई शाम को 7 बजे तो फिर नहीं शिफ्ट किया जा रहा था, फिर वहां पर डॉक्टर्स को नहीं बुलाया जा रहा था। वो रात को 12 बजे जब कारकुनों ने एहतजाज किया तो फिर 12 बजे के बाद मियां साहब बिल्कुल नहीं आना चाहते थे, इनके रवैये की वजह से नहीं आना चाहते थे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब जब आ गए हैं तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने आपको बताया, सारी कौम ने देखा कि जो ऑनरेबल डॉक्टर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन डायग्नोज ना होना मुकम्मल तौर पर बीमारी का, और जो डॉक्टर तो अब तो बोल दिया ना हुकूमत ने, जो अदालत कहेगी हम वही करेंगे। जहाज तैयार खड़ा है, डॉक्टर अगर बुलवाने हैं बाहर से तो बुलवाने। अभी हम भी ये करते हैं कि जो अदालत फैसला करे हम अदालत का फैसला कराने वाला है। पॉइंट टेकन राणा साहब, बार-बार हर स्पीच में इसका जिक्र क्यों फरमाते हैं? चले ठीक है, पॉइंट टेकन। मियां साहब की तबीयत नासाज है, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत भी नाजरीन नासाज है। उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और उनके मसाने में तकलीफ की उनकी जानब से शिकायत की गई, गुदूद में भी उनके इजाफा हो गया। उनकी सेहत दरियाफ्त करने के लिए आज उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे मुलाकात की और सियासी मामलात पर भी आज गुफ्तगू हुई इस मुलाकात में, और अब ये मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। इस मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई, शबिया नकवी हमारी नुमाइंदा हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं। शबिया, कितनी देर ये मुलाकात जारी रही और क्या गुफ्तगू हुई इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात जो है वो तकरीबन 2 घंटे जारी रही। 3 बजे बिलावल भुट्टो यहाँ पर आए और अभी जैसे आपको नारों की आवाज़ आ रही थी तो अभी वो वालिद से मुलाकात करके बाहर निकले हैं। जराए का यही कहना था कि इस मुलाकात में उन्होंने पहले अपने वालिद की सेहत दरियाफ्त की और उसके बाद जितना मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर डिस्कशन की गई। जो आज़ादी मार्च के हवाले से बातचीत की गई कि पीपल्स पार्टी क्या लाया अमल इख्तियार करेगी, क्या रिस्पॉन्स होगा पीपल्स पार्टी का, तो उस पर बातचीत कीजिए। और आपसे थोड़ी देर बाद जो है वो बिलावल भुट्टो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। जहाँ तक अगर हम बात करें आसिफ जरदारी की सेहत की, तो उनके अगर अभी तक की हम ओवरऑल कंडीशन देखें तो उनका जो शुगर का लेवल है वो कहीं सेट नहीं हो पा रहा है, कभी कम या कभी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद साथ उनके बाकी टेस्ट जो थे दिल के वो भी किए गए, उनके एक्सरे भी किए गए, ECG उनकी क्लियर आई। लेकिन जो जिस थैलियम स्कैन का कहा जा रहा था उनकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए वो थैलियम स्कैन नहीं किया गया। और कल जो था उनको ना सिर्फ मसाने में बल्कि गुर्दों में भी तकलीफ की शिकायत थी, जिसकी वजह से उनका जो 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड था उसको 6 रुकनी कर दिया गया। उसमें यूरोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट को शामिल किया गया और उनके ब्लड के दोबारा टेस्ट लिए गए ताकि पता चल सके कि कितनी इन्फेक्शन है और उसके बाद ही उनका इलाज किया जाए।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शबीर नकवी, आपने हमने अपडेट किया। जाहिर है अभी कुछ देर बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिलावल भुट्टो, तफसीलन वो मीडिया को और आवाम को इस हवाले से आगाह भी कर देंगे। उज़मा कारदार साहिबा, ज़ाहिर जरदारी साहब की तबीयत भी नासाज है, मियाँ साहब भी बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके भी इलाज चल रहा है। इसी खबर के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।